नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अपन बात कर रहे थे कोशिका विज्ञान के बारे में, तो नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में बात करते। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आज की क्लास के या फिर इस क्लास के अंदर बात करते हैं अगला कोशिकांग गोल्जी काय। गोल्जी काय संरचना क्या होती है बात करते हैं। देखो, अपन ने कोशिका की जब संरचना पढ़ी थी, उस कोशिका संरचना के अंदर एक इस प्रकार की संरचना का अध्ययन किया था, फिर इस प्रकार की संरचना बनाई थी। यह संरचना है, क्लियर। अर्थात बात की जाए कि जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में केंद्र के ठीक नीचे ER पाई जाती है। तो बात करें ER के ठीक नीचे, ER के ठीक नीचे वह कोशिका झिल्ली है, उसके ऊपर, या फिर बात करें कोशिका झिल्ली व ER के मध्य जो नलिका रूपी चिकनी कण रहित संरचना पाई जाती है, या फिर ER के ठीक नीचे, ER के ठीक नीचे, अंतःपर्दवी जालिका के ठीक नीचे, या फिर ER के समान ही, ER के समान ही चिकनी कण रहित नलिका रूपी संरचनाओं का गुच्छा होता है। उस नलिका रूपी कण रहित चिकनी नलिका रूपी संरचना या फिर गुच्छे को ही गोल्जी काय कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। गोल्जी काय अर्थात ER व कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाने वाली संरचना होती है, और यह संरचना नलिका रूपी होती है, ER के समान ही होती है, लेकिन जो नलिका रूपी संरचना होती है वह चिकनी होती है और कण रहित पाई जाती है। अर्थात इन चिकनी नलिकाओं पर कण संरचना नहीं पाई जाती और एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है। इस गुच्छे को ही गोल्जी काय कहा जाता है। क्लियर है। गोल्जी काय के खोजकर्ता सबसे पहले गोल्जी काय को या फिर इस गुच्छेनुमा संरचना को कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा। क्लियर। कैमिलो गोल्जी ने सर्वप्रथम गोल्जी काय की खोज या फिर गोल्जी काय को उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा, जिसके कारण ही या फिर इसी कारण ही इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इस कोशिकांग का नाम गोल्जी काय दिया जाता है। क्लियर है। गोल्जी काय कोशिकांग का निर्माण या फिर इस शब्द का निर्माण कैमिलो गोल्जी खोज करता था, जिसके कारण इसको गोल्जी काय कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले देखा गया। संरचना क्या होती है गोल्जी काय संरचना? ER व प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के मध्य चिकनी नलिकाओं से निर्मित जो कण रहित होती है, इस गुच्छेनुमा संरचना को ही गोल्जी काय कहा जाता है। गोल्जी काय के अन्य नाम, यानी कि इस गोल्जी काय संरचना है, इस गोल्जी काय संरचना को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि अन्य क्या क्या नाम है? अन्य दूसरा नाम है लिपोकॉन्ड्रिन। क्लियर। दूसरा है गोल्जी उपकरण। तीसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर। और चौथा है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्लियर है। ये इसके अन्य नाम है, यानी कि गोल्जी काय को लिपोकॉन्ड्रिन, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स व ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक विशेष नाम होता है इसका, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्यों कहते हैं? गोल्जी काय संरचना मुख्य रूप से एक प्रकार से जो
पादप कोशिका होती है उन पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती है, फिर अनुपस्थित होती है। लेकिन जिन पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय संरचना पाई जाती है उस गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो पादप कोशिका के गोल्जी काय है उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इसी के साथ साथ ही कुछ अकशेरुक प्राणी होते हैं, अकशेरुक प्राणी होते हैं जिनको निम्नतर प्राणी कहा जाता है। उन प्राणियों के अंदर भी गोल्जी काय संरचना होती है। इस गोल्जी काय संरचना को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ट्रेपिकुलिस कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, गोल्जी उपकरण कहा जाता है, लिपोकॉन्ड्रिन कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है। उसके साथ या फिर इसके बाद में बात की जाती है वितरण या फिर इसका विस्तार कहां कहां पाया जाता है। बात करते हैं कि जितने भी समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाएं, समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाएं, उन कोशिकाओं में गोल्जी काय उपस्थित होती, गोल्जी काय उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर डिक्टियोसोम के रूप में, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर गोल्जी काय के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोट कोशिका होती है। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर गोल्जी काय कोशिकाओं का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ साथ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ साथ कुछ या फिर बात करें जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनकी परिपक्व आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी होती है। उन परिपक्व आरबीसी कोशिकाओं में भी गोल्जी काय अनुपस्थित होता है। क्लियर है? और अंतिम होता है कि जो संरचना होती है पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर जो श्रवण पुल पाए जाते हैं, श्रवण पुल या फिर वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम संरचना होती है। इस फ्लोएम संरचना के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, फिर विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे चालनी नलिका कहा जाता है, फिर चालनी कोशिका कहा जाता है। इन चालनी नलिका या फिर चालनी कोशिकाओं में भी गोल्जी काय का अभाव पाया जाता है या फिर अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों बात की जाए गोल्जी काय संरचना किन किन में अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाया जाता। परिपक्व आरबीसी कोशिका, स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी कोशिका यानी कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी परिपक्व आरबीसी कोशिका में भी गोल्जी काय अनुपस्थित होता है, फिर अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ ही पादप कोशिकाओं में श्रवण पुल में पाए जाने वाली विशेष संरचना फ्लोएम भाग होता है। फ्लोएम भाग, इसको खाद्य संग्रहण पदाभाग के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग में पाई जाने वाली जो चालनी नलिका होती है ये फिर चालनी कोशिका होती है, उनमें भी गोल्जी काय का अभाव पाया जाता है। फिर बात करते हैं गोल्जी काय की संरचना। तो दोस्तों देखना गोल्जी काय की संरचना कैसी होती है, उससे पहले अपन बात करते हैं कि इनकी संख्या कैसी होती है, फिर संख्या कितनी पाई जाती है। क्लियर? गोल्जी काय की संख्या, सजीव में जो कोशिका होती है यानी कि एक कोशिका में केवल एक ही गोल्जी काय पाया जाता है। कह सकते हैं कि केवल एक कोशिका में एक ही गोल्जी काय पाया जाता है, एक कोशिका में केवल एक ही गोल्जी काय पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में यानी कि पादप कोशिका होती है, उन पादप कोशिकाओं की एक कोशिका में गोल्जी काय एक से अधिक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछे आपसे, जंतु कोशिका में गोल्जी काय की संख्या होती है, तो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका की एक कोशिका में या फिर जंतु होते हैं उनकी प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही गोल्जी काय पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका की प्रत्येक कोशिका में गोल्जी काय की संख्या एक से अधिक होती है। फिर बात करते हैं इनकी संरचना व आकृति।
संरचना व आकृति। पहले बात करते हैं आकृति की, कैसे होती है। आकृति भिन्न भिन्न होती है, आकृति समान नहीं पाई जाती, क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं में इनकी आकृति अलग अलग पाई जाती है। जैसे बात करें कि जिन कोशिकाओं के अंदर या फिर जो ग्रंथिल कोशिका होती है, ग्रंथिल कोशिका वह तंत्रिका कोशिका होती है। ग्रंथिल कोशिका वह तंत्रिक कोशिका में इनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार बड़ा होता है, जबकि अन्य कोशिकाओं में इनका आकार छोटा पाया जाता है। जैसे जैसे कोशिका अपने जीवन काल की ओर या फिर जीवन को संपन्न करते हुए बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती है, या फिर पुरानी कोशिका होती है, कोशिका पुरानी बनती चली जाती है, कोशिका पुरानी होती चली जाती है, तो इनका आकार बहुत छोटा होता चला जाता है। क्लियर है कि जो वृद्ध अवस्था के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, उस वृद्ध अवस्था के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं में गोल्जी काय का आकार छोटा होता है, जबकि ग्रंथिल व तंत्रिक कोशिकाओं में इनका आकार बड़ा पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है और कौन कौन से भागों से मिलकर बनी होती है, संरचना को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और संरचना को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों अपनी बात की संरचना AR से नीचे पाई जाती है। नलिका रूपी संरचना है, तो यह नलिका रूपी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। जो नलिका रूपी संरचना है, यह नलिका रूपी संरचना है, इस नलिका रूपी संरचना को सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टर्नी कहते हैं। अर्थात जो नलिका रूपी संरचना होती है, नलिका रूपी संरचना है, इनको सिस्टर्नी कहते हैं, और इनकी संख्या 3 से लेकर 12 तक होती है। एक गोल्जी काय में सिस्टर्नी की संख्या 3 से लेकर 12 तक पाई जाती है, और यह एक के ऊपर एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहती है, जिसके कारण यह संरचना एक गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। और जो सिस्टर्नी भाग होता है, इस सिस्टर्नी भाग के जो किनारे की साइड होते हैं, यानी कि जो किनारे होते हैं, यह घूमे हुए होते हैं, यानी कि ऊपरी ओर घूमे हुए रहते हैं, जिसके कारण यह संरचना सिस्टर्नी संरचना गोल्जी काय संरचना प्याले नुमा दिखाई देती है। यानी कि सिस्टर्नी नुमा संरचना प्याले नुमा संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार से दिखाई देती है, क्योंकि सिस्टर्नी के जो नलिका रूपी संरचना है, उसके किनारे वाले भाग मुड़े हुए रहते हैं और संरचना प्याले नुमा दिखाई देती है। इस प्याले नुमा संरचना के अंदर जो उत्तल भाग होता है, यानी कि नीचे की तरफ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, इस उत्तल भाग को सी फेस या निर्माणकारी भाग कहा जाता है। कौन सा भाग कहते हैं? निर्माणकारी या फिर सी भाग कहा जाता है। और यह सी भाग या फिर निर्माणकारी भाग हमेशा ER की तरफ होता है, अर्थात ER से संरचना सी फेस जुड़ी हुई रहती है, जिस कारण इसको निर्माणकारी भाग कहा जाता है। निर्माणकारी भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे संरचना बढ़ती है, जो नई सिस्टर्नीज आकर जुड़ती है, नई सिस्टर्नी ER के ठीक नीचे यानी कि C स्थान पर आकर जुड़ती है, जिस कारण इस भाग को सी फेस या फिर निर्माणकारी भाग कहा जाता है। जो कौन सा भाग होता है? उत्तल भाग होता है। इसके ठीक अपोजिट जो भाग होता है अंदर की तरफ वाला, इसको अवतल भाग कहते हैं।
कौन सा भाग कहते हैं? अवतल भाग। सी के विपरीत ये भाग अवतल भाग, इस भाग को एम्फेस कहते हैं या फिर परिपक्व भाग कहा जाता है। कौन सा भाग कहते हैं? परिपक्व, अर्थात शिश्तनी परिपक्व होते हुए बाहर की ओर निकलती रहती है, जिसके कारण जहां पर जो परिपक्व शिश्तनी पाई जाती है उस परिपक्व शिश्तनी वाले भाग को एम्फेस या फिर परिपक्वन भाग के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है कि संरचना एक प्रकार से पैलेनुमा दिखाई देती है, जो 3 भागों से या फिर 3 विशेष प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट सिस्टर्नी, क्लियर है? सिस्टर्नी नलिका रूपी संरचना होती है, संख्या 3 से 12, किनारे मुड़े होने के कारण संरचना पैलेनुमा, और संरचना के कारण 2 भाग दिखाई देते हैं, सी फेस और एम फेस। एम फेस को परिपक्वन भाग, सी फेस को निर्माणकारी भाग कहा जाता है। निर्माणकारी भाग ईआर की तरफ होता है, जबकि परिपक्वन भाग कोशिका भित्ति की तरफ होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ ही दूसरा भाग होता है वैकिल्स या फिर रिक्तिका या फिर थैलेनुमा संरचना। थैलेनुमा संरचना क्या होती है कि जैसे जैसे सिस्टनी ऊपरी ओर एक सीक्वेंस के रूप में जुड़ी रहती है तो यह फैल जाती है, यानी कि इनके फैलने से या फिर खुलने से ऊपरी भाग पर जो आवरण होता है उस आवरण के अंदर कुछ विशेष प्रकार की गोलाकार संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। इन गोलाकार संरचनाओं को ही रिक्तिका या फिर थैलेनुमा संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण सिस्टर्नियों के फैलने से होता है। क्लियर है? अर्थात सिस्टर्नी फैलकर किसका निर्माण करती है? रिक्तिका का निर्माण करती है। और तीसरा भाग होता है पुट्टिका या फिर वेसिकल। वेसिकल्स यानी कि वेसिकल्स किसे कहते हैं? जो पुरानी सिस्टर्नीज होती है, यह पुरानी सिस्टर्नीज बाहर की ओर या कोशिका झिल्ली की तरफ टूटकर एक विशेष छोटी गोलाकार संरचनाओं का निर्माण करती है। इन्हें गोलाकार रूपी संरचनाओं को वेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? वेसिकल्स कहा जाता है। और यही वेसिकल्स प्रारंभ के अंदर छोटी वेसिकल्स होती है और अंत में बड़ी वेसिकल्स में परिवर्तित कर दी जाती है या फिर बड़ी पुटिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे ही संरचना में बड़ी हो जाती है, यह संरचना या फिर बड़ी वेसिकल्स लाइसोसोम के समान कार्य करने लगे जाती है। इसलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम्स का निर्माण एक प्रकार से गोल्जी काय के द्वारा ही किया जाता है या फिर गोल्जी काय के द्वारा होता है, या फिर लाइसोसोम एक प्रकार से प्राथमिक वेसिकल संरचना होती है जिसका निर्माण सिस्टर्नी के किनारों के टूटने से होता है। यह संरचना 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं इसका रासायनिक संगठन, यानी कि गोल्जी काय का संगठन क्या क्या होता है, गोल्जी काय किससे मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं रासायनिक संगठन की। गोल्जी काय का रासायनिक संगठन बात करते हैं कि इसका निर्माण किस किस से होता है। गोल्जी काय संरचना है, गोल्जी काय संरचना का रासायनिक संगठन होता है। इस रासायनिक संगठन के अंदर एक प्रकार से बात करें कि गोल्जी काय का जो बाहरी आवरण होता है, गोल्जी काय का जो बाहरी आवरण होता है, यह बाहरी आवरण लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का बना होता है। अर्थात इसके अंदर वसा व प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है या फिर लिपिड्स में वसा पाई जाती है। इसके कारण इसको लाइपोप्रोटीन आवरण या फिर लिपोप्रोटीन आवरण युक्त कोशिकांग कहा जाता है। जो रासायनिक संगठन है या इसके अंदर गोल्जी काय है, गोल्जी काय के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की मात्रा 30 से लेकर 50% तक पाई जाती है। लिपिड्स की मात्रा 30 से लेकर 50% तक पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर फोस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, फोस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जो 70% होते हैं। कितने होते हैं? 70% फास्फोलिपिड की मात्रा पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन है। अर्थात जो वसा व प्रोटीन है,
वसा व प्रोटीन से निर्मित संरचना होती है। वसा और प्रोटीन का अनुपात क्रम से, वसा और प्रोटीन की मात्रा क्रम से एक प्रकार से 60 या 40 पाई जाती है। वसा 60% और प्रोटीन 40% तक पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके कार्य, क्या क्या कार्य हो सकते हैं गोल्जी काय के। तो गोल्जी काय के मुख्य कार्य होते हैं, सभी जानते हैं कि गोल्जी काय को एक प्रकार से कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि गोल्जी काय कार्य करते एक प्रकार से गोल्जी काय के द्वारा श्रावण का कार्य किया जाता है, यानी कि कोशिका स्राव का कार्य किया जाता है, सांद्रण का कार्य किया जाता है। अर्थात कि गोल्जी बॉडी के अंदर या फिर गोल्जी बॉडी के अलावा कोशिका में अन्य पदार्थ बनते हैं, फिर अन्य जगह पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों का सांद्रण, यानी कि जैसे हार्मोन से, एंजाइम से, उनका सांद्रण या फिर उनकी सांद्रता का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। संग्रहण का कार्य किया जाता है, यानी कि वसा, एंजाइम्स इत्यादि का संग्रहण गोल्जी बॉडी करती है। इसके साथ साथ ही कुछ एक प्रकार से विशेष प्रकार के विटामिन डी का संग्रहण भी किया जाता है, यानी कि विटामिन डी का संग्रहण गोल्जी काय के द्वारा होता है। गोल्जी काय के अंदर इसका संग्रहण किया जाता है। और मानव शरीर के अंदर जो रक्त प्रतिस्कंदक होता है, रक्त प्रतिस्कंदक होता है, उस स्कंदक के यानी कि हिपेरिन होता है, इस हिपेरिन का संग्रहण भी या फिर निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। हिपेरिन के द्वारा ही रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यानी कि रक्त के थक्के को जमने के कारण या जमने को रोकने के लिए हिपेरिन पदार्थ का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का उत्तेजन अर्थात कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इसको जगाने का कार्य, फिर इसको सक्रिय करने का कार्य गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। और जो मानव शरीर के अंदर शुक्र जनन होता है, शुक्र जनन क्रिया होती है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उस शुक्राणु के अंदर या फिर शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। शुक्र जनन के दौरान जो शुक्राणु होते हैं उसके शीर्ष भाग एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ ही कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक, क्योंकि यह गोल्जी काय या फिर गोल्जी काय कोशिकांग है। इस कोशिकांग के द्वारा हेमीसेलुलोज नामक पदार्थ का श्रावण किया जाता है, और इस श्रावित पदार्थ के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ ही निषेचन के दौरान जो निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया के दौरान जो एक प्रकार से एक्रोसोम भाग होता है, यानी कि निषेचन क्रिया के अंदर शुक्राणु भाग लेंगे, उस शुक्राणु के शीर्ष भाग एक्रोसोम टोपीनुमा संरचना है, उसका विशेष निर्माण इसके द्वारा ही किया जाता है और एक्रोसोम सक्रिय भाग होता है। क्लियर? यहां तक गोल्जी काय कंप्लीट है। आगे बात करते कोशिकांग की अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।